हेलो एवरीवन, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंत तक यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बरी द हैचेट। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। तो कुल्हाड़ी को बरी करना यानी कि दफनाना, इसका क्या मतलब होगा? तो कुल्हाड़ी को दफनाने का मतलब हुआ कि किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो और अंत में आप उस झगड़े को खत्म करके क्या हो जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। तब वहां पर हम बरी द हैचेट इडियम का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है उसको देखते हैं। टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाना, ये इसके सेंस में सही नहीं लगेगा। टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट यानी कि किसी विवाद को खत्म करना। एंड बिकम फ्रेंडली, और फ्रेंडली हो जाना यानी कि मित्रवत हो जाना, ये एकदम करेक्ट है। यानी कि कुल्हाड़ी को दफनाना मतलब कि विवाद को खत्म करना और मित्र बन जाना, ये इसका राइट आंसर हो। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी द टू कंपनीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेट एंड वर्क टुगेदर। कहने का सेंस हुआ कि कई सालों के प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन के बाद दो कंपनियों ने डिसाइड किया कि बरी कर देंगे हैचेट को यानी कुल्हाड़ी को और साथ साथ काम करेंगे। यानी कि कहने का सेंस हुआ कि झगड़े को खत्म करेंगे और साथ साथ दोनों कंपनियां काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बरी द हैचेट का मतलब हुआ कि झगड़ा को खत्म करना और मित्र बन जाना। अगला क्वेश्चन है अ डाइम अ डजन। डाइम मतलब होता है पैसा, एक पैसा का एक दर्जन। कहने का सेंस हुआ कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा सस्ती हो, एक पैसे में एक दर्जन मिल रहा है यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ज्यादा वो क्या है, सस्ती है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? रेयर एंड वैल्यूएबल, यानी कि रेयर हो, जल्दी मिलता ना हो, और वैल्यूएबल यानी कि कीमती हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे हैं, इस वजह से राइट आंसर नहीं हो सकता है। वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन हो, आमतौर पर मिल जाता हो। एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी बहुत कम हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सेंस दे रहा है। एक पैसा में एक दर्जन, कहने का सेंस हुआ कि बहुत कॉमन हो वो चीज और उसकी वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन टूडेज मार्केट, यानी कि आज के मार्केट में सच प्रोडक्ट्स, यानी कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स क्या है, आर डिम अ डजन, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क अप करना मतलब भौंकना, किस चीज के ऊपर? तो रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ के ऊपर भौंकना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि गलत धारणा करके बैठ जाना, गलत एजम्पशन करके बैठ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू चेज समवन, किसी का पीछा करना, ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता है। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा टू मेक अ रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि कोई गलत धारणा करके बैठ जाना, मन में कोई गलत कल्पना करके बैठ जाना, ठीक है। इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, आई एम टू ब्लेम फॉर द मिस्टेक, मैं इस गलती के लिए ब्लेम करने वाला हूँ, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो तुम क्या कर रहे हो? गलत पेड़ पर भौंक रहे हो। यानी कि ऐसा तुम्हारा कल्पना जो है वो गलत है, ऐसा तुम जो धारणा करके बैठे हुए कि मैं गलती के लिए तुम पर ब्लेम डालूंगा, कल्पना करके बैठे हो, ठीक है। तुम्हारा एजम्पशन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब हुआ रॉन्ग एजम्पशन रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर समवन्स थंब, अंडर मतलब के नीचे, किसी के थंब के नीचे, किसी के अंगूठे के नीचे, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इन लव विद समवन, किसी के लव में होना, ये तो राइट आंसर नहीं लग रहा है। अंडर समवन्स कंट्रोल यानी कि किसी के कंट्रोल में होना, किसी के थंब के नीचे काम करना, अंगूठे के नीचे काम करना, तो किसी के कंट्रोल में होना। एग्जाम्पल है सी इज completely under her boss's thumb and can't make any decision on her own। कहने का सेंस हुआ कि वो पूरी तरह से अपने बॉस के थंब के नीचे यानी कि बॉस के कंट्रोल में है, और इतना ज्यादा कंट्रोल में है कि वो अपने से कोई डिसीजन भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अंडर समवन्स थंब मतलब हुआ किसी के कंट्रोल में होना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेविल्स एडवोकेट। डेविल मतलब होता है बुरा काम, किसी बुरे काम का एडवोकेट बनना। यहाँ पर ये सेंस बैठ कर लेकर चलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए टू सपोर्ट इविल, बुराई को सपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, यानी कि कोई डिबेट है और उसके अगेंस्ट में आप क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ताकि ये जानने के लिए कि वो जो डिबेट है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। यानी कि किसी चीज के जड़ तक पहुंचना, आप क्वेश्चंस के माध्यम से, आर्ग्यू के माध्यम से किसी चीज के जड़ तक पहुंच रहे हैं, तो आप डेविल्स के एडवोकेट हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कि वही चीज मैं डेविल का एडवोकेट बनने जा रहा हूँ, किसी चीज के जड़ तक पहुंचने जा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन वेदर दिस प्लान इज रियली द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि यह प्लान जो है वास्तव में बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, इसके लिए मैं क्वेश्चन करूंगा। यानी कि इस प्लान का क्या हूं मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कट टू द चेज, इसका क्या मतलब हुआ? कट टू द चेज मतलब होता है कि इधर उधर की बातों को कट कर देना, डायरेक्ट मुद्दे पर पहुंचना, ठीक है। कट टू द चेज यानी कि डायरेक्ट मुद्दे पर पहुंचना, इधर उधर की दुनियादारी बातों को कट कर देना, डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंच जाना। कट टू द चेज का मतलब होता है टू गेट टू द पॉइंट, यानी कि एकदम पॉइंट पर पहुंच जाना, एकदम मुद्दे पर पहुंच जाना, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स कट टू द चेज, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट फ्रॉम अस, यानी कि आओ हम कट टू द चेज पहुंचते हैं, यानी कि पॉइंट पर पहुंचते हैं, मुद्दे पर पहुंचते हैं कि आखिरकार तुम हमसे चाहते क्या हो, आओ हम कट टू द चेज करें, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्न ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजेस को जलाना, पुल को जलाना, इसका राइट आंसर क्या होगा? टू बिल्ड कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को बिल्ड करना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है पुल को जलाना और यहाँ कह रहा है कि कनेक्शन को बनाना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे हैं। टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप को, संबंधों को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि नष्ट कर देना, ये दोनों एक ही सेंस में जा रहे हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि दो कंपनियां, दो व्यक्तियों, दो फैमिली के बीच में ब्रिजेस को बर्न कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, नॉट टू बर्न ब्रिजेस विथ योर कलीग्स व्हेन यू लीव द जॉब, यानी कि सावधान रहो, जब तुम जॉब को लीव करोगे, छोड़ोगे, तो अपने कलीग्स के साथ जो है बर्न ब्रिजेस मत करना, यानी कि संबंधों को खराब मत करना, बढ़िया संबंध बनाए रखना, ठीक है। तो डोंट बर्न ब्रिजेस विथ योर कलीग्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि बर्न ब्रिजेस मतलब होता है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि कोई काम जिसका परिणाम गलत है उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो म्यूजिक को फेस करना यानी कि कोई अनप्लीजेंट काम है, कोई बुरा काम है, उसको आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फेस द म्यूजिक कर रहे हैं, ठीक है। टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना है, अपनी जिम्मेदारियों से बचना, यहाँ पर कह रहा है मुसीबतों का सामना करना, अपने कोई काम जो आपने गलत कर दिया उसका सामना करना, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना, ये अपोजिट सेंस दे रहे हैं। टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, यानी कि किसी व्यक्ति का एक्शन जिसका परिणाम क्या है? अनप्लीजेंट है, यानी कि खराब है, उसको क्या करना है? एक्सेप्ट कर लेना, यही इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल है आफ्टर लाइंग टू हर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के बाद सी न्यू, वो जानती थी, सी हैड टू फेस द म्यूजिक, यानी कि कहने का सेंस हुआ कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने के बाद वो जानती थी कि उसे फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस आएगा, इसका जो परिणाम आएगा उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा इस काम का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टफ नट टू क्रैक, यानी कि एक ऐसा हार्ड नट, टफ नट जो तोड़ने में क्या है? टफ है, यानी कि ये ऐसा सेंस दे रहा है ये फ्रेज कि जैसे कोई काम हो और वो काम कैसा हो? टफ हो, यानी कि उसको कर पाना आसान नहीं हो, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड कौन सा राइट आंसर हो सकता है देखते हैं हम। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो कठिन हो सॉल्व करने के लिए, यानी कि जिसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं हो, तो ये दोनों एक ही सेंस में जा रहे हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। डी नंबर है समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई चीज इसको समझ पाना आसान है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द केस वॉज अ टफ नट टू क्रैक, यानी कि यह जो केस है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा पेचीदा है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन फॉर द एक्सपीरियंस डिटेक्टिव, यानी कि यहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हैं उनके लिए भी यह प्रॉब्लम जो है डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अ टफ नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम जिसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि दो पक्षियों को मारना एक पत्थर से। आप इसका हिंदी मुहावरा सुनते होंगे, एक तीर से दो निशाने, एकदम सेम वैसा ही है, ठीक है। तो एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना, यानी कि कोई एक काम करना और उसके साथ साथ एक और काम हो जाना, यानी कि डबल फायदा हो जाना किसी काम का, ठीक है। जैसे इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है? टू फेल ट्वाइस, यानी कि दो बार फेल होना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। टू अचीव टू थिंग्स विथ अ सिंगल एक्शन, यानी कि एक एक्शन से आपको दो चीज अचीव हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि एक काम करते हैं उसका एक और बेनिफिट मिल जाता है, तब वहां पर हम किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तब आसानी समझ में आ जाएगा। बाई कंबाइनिंग माई मॉर्निंग रन विथ वॉकिंग द डॉग आई किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, कहने का सेंस क्या हुआ?
कि मैं सुबह सुबह मैं मॉर्निंग रन पे जाता हूँ और साथ में अपने कुत्ते को भी वॉकिंग पर लेकर चल जाता हूँ, यानी कि मेरा काम है मॉर्निंग रन, सुबह सुबह दौड़ना, और इसमें मैं साथ में कुत्ते को भी लेकर चल जाता हूँ, तो कुत्ते का भी वॉक हो जाता है। इसके लिए मेरे को अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुत्ते को अलग से टहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी कि इसके साथ मेरा दो काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुहावरा एकदम करेक्ट है कि मैं 2 वर्ड्स को मारता हूँ एक स्टोन से। अगला क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ब्लू मून में एक बार। यहाँ ब्लू मून मतलब होता है बहुत ज़्यादा रेयर होना, बहुत ज़्यादा कम मिलना, बहुत कम चीज़ें करना, रेयर हो जाना। आप लोग हिंदी में इस्तेमाल करते होंगे रेयर होना के लिए कौन सा इडियम, ईद का चांद होना, वैसा ही सेम सेंस ये भी देता है वंस ब्लू मून, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर होना। ठीक है, इसका राइट आंसर रेयरली ही होगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है वी ओनली गो आउट टू फैंसी रेस्टोरेंट वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि हम फैंसी रेस्टोरेंट में बहुत कम जाते हैं, ये हमारे लिए क्या है, रेयर है, ब्लू मून है, वंस इन अ ब्लू मून है। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है रेयरली होना, कोई चीज़ बहुत कम होना, विरल होना। अगला क्वेश्चन है पुल समवंस लेग, पुल करना, खींचना, किसी के लेग को, किसी के पैर को खींचना, इसका क्या मतलब होगा, ये तो सिंपल लग रहा है। तो पैर खींचना मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि क्यों पैर खींच रहे हो भाई, उसका मतलब कि क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो पुल समवंस लेग मतलब टू जोक विथ समवन। आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, ऑफ कोर्स आई वोंट टेल एनीवन योर सीक्रेट, यानी कि चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हारा क्या कर रहा था, पैर खींच रहा था, यानी कि मैं केवल तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, आई वोंट टेल वन योर सीक्रेट, मैं किसी को तुम्हारा सीक्रेट जो है नहीं बताऊंगा, तुम्हारा जो भी रहस्य है उसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल तुम्हारे साथ पुलिंग लेग कर रहा था, यानी कि पैर को खींच रहा था, दैट मीन्स मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिट ऑन द फेंस, फेंस पर बैठना, दैट मीन्स बाड़े पर बैठना, इसका क्या मतलब होता है। तो फेंस पर बैठने का मतलब होता है कि इनडिसाइजिव होना। इनडिसाइजिव मतलब होता है दुविधा में पड़ना, ना इधर का रहना ना उधर का, मतलब कि किसी भी पक्ष में अपना निर्णय नहीं सुनाना। ठीक है, इनडिसाइजिव होना यानी कि इधर ना उधर, यानी कि दुविधा में रहना। ठीक है, टू टेक वन साइड, एक पक्ष में जाना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कहना का मतलब हुआ कि फेंस पर बैठना मतलब कि ना इधर रहना ना उधर रहना, इनडिसाइजिव रहना, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही टेंड्स टू सिट ऑन द फेंस व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल डिस्कशन, यानी कि जब राजनीतिक मुद्दों की बात आती है तो वो सिट ऑन द फेंस रहता है, यानी कि वो न्यूट्रल रहता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, यानी कि किसी भी पक्ष में वो अपना निर्णय नहीं बताता है। ठीक है, वो इनडिसाइजिव रहता है, यानी कि अपने ही बात पर रहता है, वो किसी भी पक्ष में अपने निर्णय नहीं सुनाता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टील समवंस थंडर, यानी कि किसी के थंडर को स्टील करना, यानी कि चुराना। तो यहाँ पर ये ऐसा सेंस दे रहा है कि किसी के आइडिया या किसी के बात को चुराना, वैसा सेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कौन सा राइट आंसर हो सकता है देखते हैं। टू टेक क्रेडिट, क्रेडिट लेना, अपने क्रेडिट लेना मतलब कि काम कोई और करे उसका क्रेडिट हम ले लेते हैं ना, क्रेडिट का हिंदी हम क्या बोल सकते हैं, समझ जाइए कि क्रेडिट लेना किसी के बात को काम कोई और करे उसका क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर समवंस इल्स आइडिया, यानी कि किसी के आइडिया का, विचार का क्रेडिट खुद ले लेना, यानी कि स्टील समवंस थंडर, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी स्टोल माई थंडर बाय अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट बिफोर आई हैड अ चांस टू, कहने का सेंस हुआ कि उसने जो है मेरे आइडिया को चुरा कर अनाउंस कर दिया इस प्रोजेक्ट को, जिससे पहले कि मैं अनाउंस करता उसने स्टील कर लिया मेरे थंडर को, यानी कि मेरे आइडिया को क्या कर लिया, उसने स्टील कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या हुआ। लास्ट स्ट्रॉ मतलब होता है कि मान लीजिए इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कोई एक अंतिम ऐसा काम या ऐसा मुसीबत आ जाता है जिसके वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है, तब वहाँ पर हम उस प्रॉब्लम को उसके लिए क्या बोलेंगे, तो लास्ट स्ट्रॉ बोलेंगे। ठीक है, समझ गए ना कहने का सेंस। इससे रिलेटेड कौन सा राइट आंसर हो सकता है, चलिए देखते हैं। अ स्मॉल इशू, यानी कि एक छोटी सी इशू, छोटी सी समस्या, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। समथिंग इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा तुच्छ हो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से टूट जाता है, वो ऐसी अंतिम प्रॉब्लम, यहाँ पर तुच्छ यानी कि छोटी प्रॉब्लम बोला जा रहा है, ये भी इसका
राइट आंसर नहीं होगा। अ प्लेजेंट सरप्राइज यानी कि एक बढ़िया सा सरप्राइज, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। द फाइनल प्रॉब्लम यानी कि वो अंतिम प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन यानी कि जो कि उस स्थिति को बना देता है कैसा, अनबियरेबल यानी कि असहनीय बना देता है, वो जिसके वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फाइनल स्ट्रॉ मतलब होता है कोई ऐसी प्रॉब्लम, अंतिम प्रॉब्लम जो कि सिचुएशन को अनबियरेबल बना देता है, असहनीय बना देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हिज रूड कमेंट यानी कि उसका जो रूखा कमेंट था, वॉज द लास्ट स्ट्रॉ एंड सी फाइनली डिसाइडेड टू क्विट यानी कि वो उसके लिए कैसा साबित हुआ, लास्ट स्ट्रॉ साबित हुआ और उसने डिसाइडेड किया क्विट करने यानी कि छोड़ने का। अगला क्वेश्चन है थ्रो कॉशन टू द विंड यानी कि जो भी कॉशन है, चेतावनी है, उसको विंड में फेंक देना। इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, विंड में फेंक देना चेतावनी को, यानी कि कोई चीज है जो चेतावनी लिखी हुई है उसको आप इग्नोर कर दिए यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा टू टेक अ रिस्क यानी कि रिस्क लेना, जो भी चेतावनी है उसको विंड में फेंक देना यानी कि रिस्क ले लेना। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिसाइडिंग टू क्विट हिज जॉब यानी कि अपने जॉब को क्विट करने का, छोड़ने का ऐसा डिसीजन लेकर, एंड ट्रेवल द वर्ल्ड और पूरी दुनिया को ट्रेवल करने का, ही थ्रू कॉशन टू द विंड यानी कि जो भी चेतावनी थी उसको विंड में फेंक दिया। दैट मीन्स उसने ऐसा रिस्क लिया कि वो जॉब को छोड़ देगा और पूरी वर्ल्ड में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, घूमेगा। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब होता है आंख मूंद लेना, किसी चीज के लिए आंख मूंद लेना, आंख बंद कर लेना। ठीक है, टू बी अटेंटिव, अटेंटिव होना मतलब कि चौकन्ना होना, सतर्क होना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है आंख मूंद लेना, यहाँ पर चौकन्ना होना, अपोजिट सेंस दे रहे हैं। टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली यानी कि किसी चीज को इग्नोर कर देना, नजरअंदाज कर देना जानबूझकर, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंख मूंद लेना यानी कि किसी चीज को नजरअंदाज कर देना। ठीक है, द मैनेजर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉयज माइनर मिस्टेक यानी कि मैनेजर जो है एम्प्लॉय जो छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं उसके लिए वो आंख बंद कर लेते हैं यानी कि उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं, ब्लाइंड आई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अप इन द एयर यानी कि हवा में ऊपर उठना, इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉलिंग डाउन, नीचे आना, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। फ्लाइंग मतलब उड़ना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अनसर्टेन और अनडिसाइडेड यानी कि कोई चीज जो निश्चित नहीं है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एब्सोल्युटली श्योर, बिल्कुल निश्चित होना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो अप इन द एयर का मतलब होता है कोई चीज जो अनडिसाइडेड है यानी कि निर्णय नहीं हो पा रहा है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये आसानी समझ में आ जाए। आवर वीकेंड प्लान्स यानी कि हमारा जो वीकेंड का प्लान्स है, आर स्टिल अप इन द एयर यानी कि वो अभी भी अप इन द एयर ही है, वो अभी भी क्या है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं हुआ है, अभी भी डिसाइड उस पर नहीं हो पाया है। डिपेंडिंग ऑन द वेयर, ये किस पर डिपेंडिंग है, वेदर पर यानी कि मौसम पर। ठीक है, तो अप इन द एयर मतलब होता है कोई चीज अनडिसाइडेड होना यानी कि अनसर्टेन होना, अनिश्चित होना। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है वॉक ऑन एग सेल्स यानी कि एग सेल्स मतलब होता है अंडों के छिलके पर वॉक करना, चलना। इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, अंडों के छिलकों पर चलना मतलब होता है बहुत ज़्यादा सतर्क रहना। अंडों के छिलकों पर चलना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ज़्यादा सतर्की से चलना पड़ता है। ठीक है, केयरफुल होना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। टू बी वेरी काउटियस, बहुत ज़्यादा काउटियस होना, सजग होना। ठीक है, केयरफुल रहना। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंस द आर्ग्यूमेंट एवरी वन हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एक्शंस अराउंड हिम यानी कि सभी लोग जो है इस बहस के बाद जो है उसके आसपास जो है अंडों के छिलकों पर चल रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा उससे क्या है, काउटियस हैं, सजग हैं। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि अंडर द ब्रिज मतलब पुल के नीचे वाटर का होना, पानी का होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो कोई चीज़ जो है पहले इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब वो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, पानी अब जो है ब्रिज के नीचे चली गई है, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यही इसका इस सेंस में यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका सेंस कौन सा दे रहा है। अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन यानी कि एक आपदा जो कि वेट कर रहा है होने का, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। समथिंग इन द पास्ट दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट यानी कि कोई चीज़ जो पास्ट में थी लेकिन वो अब इंपॉर्टेंट नहीं रही यानी कि पानी अब जो है नीचे जा चुकी है, अब उसका कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं रहा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैड आवर डिसएग्रीमेंट्स इन द पास्ट बट दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ
कहने का सेंस हुआ कि पास्ट में हमारे बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे, यानी कि हमारा एग्रीमेंट सही नहीं था, बट दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। लेकिन अभी जो है वो सारे डिसएग्रीमेंट्स जो है अब अंडर द ब्रिज नाउ, पानी जो है ब्रिज के नीचे चला गया है। दैट मीन्स अब वो डिसएग्रीमेंट जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, अब उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। तो आपको याद रखना है कि वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है कोई चीज़ जो पास्ट में थी लेकिन अब उसका इंपॉर्टेंस जो है नहीं रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।